अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस फैसले को महफूज किया 4 बजने से 5 मिनट पहले, जिसके बारे में कहा गया कि वो फैसला 5:45 सुनाया जाएगा, वो 5:45 नहीं सुनाया गया, वो 6 बजे नहीं सुनाया जा सका, वो 6:15 बजे नहीं सुनाया जा सका, वो 6:30 बजे नहीं सुनाया जा सका। फिर पता चला कि वो फैसला 7:30 बजे सुनाया जाएगा, लेकिन 7:30 बजे की बजाय अब 8 बज गए, अभी तक वो फैसला नहीं सुनाया जा सका। ये एक पुरसरार मुअम्मा है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की नोक पलक दुरुस्त कर रही है या कहीं से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर आ रहे हैं? वफाकी हुकूमत की बार बार कहा जा रहा है कि जैसे ही फैसला आएगा उसके बाद वफाकी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो गुज़िश्ता 2 दिन से गुम थे मंजराम से, जब उनके दफ्तर से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और सेक्रेटेरिएट से 2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक सुबह 10:30 बजे 25 जुलाई को और एक शाम को 11:30 बजे। पहले धमकी लगाई गई सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को, शाम को कहा गया कि बाइकआउट कर देंगे, फिर सुबह वाकई बाइकआउट कर दिया गया। उनके वकला आए ज़रूर, हुक्मरान जमात के वकला आए, लेकिन वो ऑब्जर्वर के स्टेटस में थे क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। ये फैसला क्यों नहीं आ पा रहा, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसी पॉइंट से हम आगे चलेंगे। अनवर मंसूर खान साहब जज रह चुके हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, मेरे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पे हैं। सेनेटर ऑन अब्बास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ होंगे, पीपल्स पार्टी से कादर खान मंदोखेल हमारे साथ होंगे। इस प्रोग्राम के हिस्से में आगे चल के हम अकील करीम देरी साहब से भी बात करेंगे, पाकिस्तान की मईशत और डॉलर के साथ क्या हो रहा है, डॉलर मिल नहीं रहा कहीं पे, क्यों नहीं मिल रहा, पैसे लेके लोग फिर रहे हैं लेकिन डॉलर नहीं मिल रहा। इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे, लेकिन बात शुरू करते हैं अनवर मंसूर खान साहब से। खान साहब, क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 5:45 बजे ना ऐलान कर सकी, 7:30 बजे ना बता सकी, अपना फैसला रिजर्व किया हुआ है? आप कैसे हमें समझाएंगे कि क्या हो रहा है? शुक्रिया मोहित। जाहिर है कि मुझे तो नहीं पता क्या हो रहा है, बट यूजुअली ये होता है कि एक डिक्टेशन देते हैं, फिर तीनों जजेस जो हैं वो अपने अपने इस पे करेक्शंस करते हैं, फिर उनको बैठकर रिकंसाइल किया जाता है, फिर करेक्शन दोबारा उसके अंदर करवाए जाते हैं, फिर उसको दोबारा डिबेट होती है। नेचुरली ये एक बड़ा क्रूशल जजमेंट होगा और इसके अंदर एक्सपेक्ट नहीं करेगा कोई गलती हो जाए इसके अंदर या कोई ऐसी चीज आ जाए। ये क्रूशल क्यों होगा? क्रूशल इसलिए होगा कि पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त इसी के ऊपर नजर रखा हुआ है। क्रूशल इसलिए नहीं कि कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन है, क्रूशल इसलिए कि पूरा मुल्क, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब इसके ऊपर अपनी नजर रखी हुई है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि इसको बहुत केयरफुली वर्ड किया जाए, इसमें कोई ऐसा इबाम ना रह जाए। जो भी फैसला कर रहे हैं वो नेचुरली वो इस उसी तरीके से लिखा जाएगा, मगर इसमें बाज़ दफ़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बाज़ दफ़ा सब्सिक्वेंटली जब जजमेंट लिख लेते हैं उसके बाद कोई एक नया जहन में आती है बात लिखने को, तो वो आगे पीछे होता रहता है। तो चांसेस यही होते हैं कि इसमें डिले हो जाए, मगर होना इतना डिले नहीं होना चाहिए। काफ़ी डिले हो गई है ये बात। आई डोंट नो रियली, इसके अलावा कोई और अगर बात है तो वो मुझे नहीं पता। अनवर मंसूर खान साहब, आप पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, आप सिंध हाई कोर्ट के मेरा ख्याल है जज भी रह चुके हैं, आपका कानून के प्रोफेशन से कम 35-40 बरस के शायद इससे भी ज़्यादा का ताल्लुक रहा है। जहां आपका कानून से बहुत ताल्लुक है, मैं बड़ा कीन स्टूडेंट हूँ इंसान की तारीख का, गुज़श्ता 3-4 हज़ार साल की तारीख का। मुझे मायूसी ये होती है कि पाकिस्तान में एक प्योर पॉलिटिकल मोमेंट, जहां 2-2.5 करोड़ लोग जो थे एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज में शामिल थे, जहां 50 लाख और 1 करोड़ के दरमियान लोगों ने, रजिस्टर्ड वोटर्स ने पंजाब जैसे अहम सूबे के अंदर जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा है वहाँ जाके घरों से निकल के वोट दिया, जहाँ पूरे 30 दिन से ज़्यादा एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुई जिसने लोगों को घरमाया, घरों से निकाला, जलसे, जुलूस, रैली, सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब। वो एक छोटे से, जिस पे खुद आप कह रहे हैं कि कोई इतनी लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उस नुक्ते पे फंस गया। मुझे तरस आता है पाकिस्तानी कौम पे, पंजाब के लोगों पे, हम सब के ऊपर, हमारी आने वाली जनरेशन पे, हमारी गुजर जाने वाली जनरेशन। क्या वजह है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो अदालतों में जाके फंस जाती? बहुत मुश्किल सवाल आपने किया, मगर यह है कि इसके अंदर मेरे ख्याल में जो आपस में लोगों की ताल्लुकात हैं, जिस तरीके से बातें की जाती हैं, जिस तरह की दुश्मनियां क्रिएट हो गई हैं, आपस में कंसेंसस जो है वो डेवलप नहीं किया जाता है। ये सब बातें हैं जो कि एक वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं
वो आपस में बैठ नहीं सकते हैं, वो चीज़ों को के हल नहीं निकाल सकते हैं। वो हर दफ़ा जाते हैं तो वो थर्ड पर्सन जो कोर्ट्स होती हैं फिर वहाँ चले जाते हैं, और नेचुरली कोर्ट्स के ऊपर भी बड़ा प्रेशर आता है। प्रेशर इस लिहाज से आता है कि ये एक पब्लिक डिबेट से वो भी आ जाते हैं और क्रिटिसिज्म भी उनके ऊपर शुरू हो जाता है। तो ये एक वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, और इसके अंदर अनलेस अपने जो पॉलिटिशियंस हैं और जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल या असेंबलीज के, जब तक कि वो बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे, चीज़ों को लॉजिकली रिजॉल्व नहीं करने की कोशिश करेंगे और अपनी दुश्मनियां खत्म नहीं करेंगे, ये मामला हमेशा ऐसे ही रहेगा। कादर खान मदोखेल साहब, आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, आप एक डेमोक्रेटिक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपने ये देखा ज़ाहिर से आप भी डिनाई नहीं करेंगे कि बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्सरसाइज हुई, इस पर 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोट डाल दिया। ये ज़मीनी इंतखाबात नहीं थे, ये एक बैरोमीटर था, ये यार्ड स्टिक था पंजाब की पब्लिक ओपिनियन को मैयर करने का। पंजाब की हुकूमत भी हमजा शहबाज साहब की थी, इंतज़ामिया उनकी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप उनका, SDM उनका, DPO उनका, IGP उनका, सेक्रेटरी इंटीरियर उनका, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कोई उनके खिलाफ नहीं था। वो इलेक्शन के नताइज जो हैं वो नहीं निकल सके आपके LI के फेवर में। ज़रूरी नहीं था कि वो तो 17 तारीख की रात को जब कहा था कि हमें शिकस्त हुई है, मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने कहा, मालिक अहमद खान साहब ने कहा कि गलतियों से सीखने की ज़रूरत है, तो सुबह 18 तारीख को हमजा शहबाज को इस्तीफ़ा देना चाहिए था ताकि सियासत आगे चलती। ये क्या मसला खड़ा कर दिया आपके इत्तेहादी ने? देखिए, पहली बात तो ये है, आप पंजाब के इलेक्शन को मुस्लिम लीग नून का सीटें क्यों कराते? ये तो 20 की 20 PTI के थे, बल्कि PTI तो 4 सीटें 5 सीटें हार चुकी है। उसमें से आप DC DIG वगैरह का हवाला दे रहे हो, लेकिन ये नहीं सोचा आपने कि ये सीटें थे किसकी। मेरे हिसाब से तो PTI अपने 5 सीटें लूज कर गई, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही गलत था। मैंने उस वक्त भी कहा, उसी रात को कहा जिस दिन ये फैसला है। इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं लगा मुझे, वो मुझे पंचायत का फैसला लगा। अनवर मंसूर साहब मुझे करेक्ट करेंगे, हमारे सीनियर है, उसमें कानून और आईन कहा था उस फैसले में। जब आपने परवेज इलाही साहब को बुला लिया, तो अभी आया ही नहीं है सर। आपने हमजा शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया और आपने दोनों के बीच में पंचायत करा के, जिरगा करा के, और आपने बोला लो जी भाई आप लोग इलेक्शन पे जाए और ये करे वो करे। आप 1 जुलाई के फैसले की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो 20 सीटों का जो इलेक्शन हुआ था उसकी बात करो, जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले से मुझे इख्तिलाफ पहले दिन से था, आज भी है। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, तो पंचायत का फैसला था। सवाल ये है कि आपने सवाल किया अनवर मंसूर खान साहब से, आपने कहा कि आखिर क्या वजह है कि अदालतों में हम जाते हैं। बिल्कुल आपका सवाल वैलिड है। हमारी ये नाकामी है सियासी लोगों की कि हमारे जो कवानीन है उसके लिए, उसके तशरीह के लिए हम बार बार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। क्यों जाते हैं? और सुप्रीम कोर्ट का भी एक चीज है कि एक केस में तशरीह एक होता है, दूसरे में दूसरा होता है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 239 के इख्तियारात भी ले लिए, जो कि असेंबली के है। ओन अब्बास साहब असेंबली का मेंबर है, सेनेट के मेंबर है। ये असेंबली के इख्तियारात माजी में अदालतों ने लिए। 184(3) का एक ऐसा सो मोटो है जिसकी कोई अपील ही नहीं है। मैं जा रहा हूं जब कासिम सूरी के फैसले के, जब कासिम सूरी ने मंदोखेल साहब, जब कासिम सूरी ने आर्टिकल 69 के पीछे, फायरवॉल के पीछे पनाह लेने की कोशिश की, तो आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वेलकम किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 69 को क्रॉस किया और जाके नेशनल असेंबली के स्पीकर के फैसले को गलत करार दिया, जिसके नतीजे में इमरान खान की हुकूमत गिरी, तो अब जब डिप्टी स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर रही है तो आप उसको फिर ऑब्जेक्ट तो नहीं कर सकते? देखिए, आप अधूरी बात ना बताएं। आपके सुनने वालों को बहुत अच्छी तरह पता है कि वो केस हमारा नहीं था। वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना सो मोटो के ऊपर अमल दरामद कराया, और सो मोटो का जब फैसला हुआ, जहां उन्होंने तोड़ ताड़ दिए सबको, असेंबली तोड़ दिए, ये तोड़ दिए, और मिनटों में, बल्कि मिनटों में नहीं, प्री प्लान था। और फिर उसके जब 10 बजे का टाइम दिए, उसके बाद अगले दिन वो 10 बजे से रात 1:30 बज के, शायद, मैं तो असेंबली में नया हूं, शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा कि एक ही सांस में 2 सेशन हो। तो भाई मेरी बात सुनो, वो वहां पे उन्होंने बकायदा रूल्स के धज्जियां उड़ाई है। अब एक तरफ आप आर्टिकल 63A की बात करें, 63A(1)(4) क्या कहता है? कोई शख्स
जो मुखालिफ उसकी पार्टी क़यादत के खिलाफ वोट दे और या कोई पार्टी ज्वाइन करे, तो बड़ा क्लियर सा कानून है। और उस कानून का क्या किया उन्होंने, और खुद जाके जो स्पीकर साहब थे, फिर डिप्टी स्पीकर साहब थे, फिर सदर पाकिस्तान थे, फिर गवर्नर पंजाब थे, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। सवाल ये कि जब आप ऐसी काम करेंगे तो यकीनन अदालत का 100 मोटो तो वो, तो आप 100 मोटो को आप इस केस के साथ नदी क्यों कर रहे हो। और मैं ये कहता हूं कि कोई तूफान अभी भी नहीं आया है, सवाल सिर्फ मुखालफत नहीं की है। अच्छा, मैं जरा इस बात को मुझे जरा सेनेटर और अब्बास को इसमें लाने दीजिए। सेनेटर साहब, मुझे जो कादर मंदोखेल की बात समझ आई है कि कादर खान साहब कह रहे हैं कि चूंकि आपके पीटीआई की पार्टी ने और आपके नेशनल असेंबली के स्पीकर जो थे, स्पीकर कासिम सूरी साहब ने और आप लोगों ने मिलकर एक प्री प्लान्ड किस्म की वारदात उस वक्त डाली थी और सब कुछ आपका प्री प्लान्ड और स्क्रिप्टेड था, इसीलिए जवाज मिलता है कि दोस्त मोहम्मद मजारी ने और पीडीएम की जमातों ने जो सारा ड्रामा किया जो भी स्क्रिप्टेड था, तो आपने चूंकि स्क्रिप्टेड किया था इसलिए अब उनको भी राइट है स्क्रिप्टेड करने का, दोनों इखलाकी तौर पर बराबर हो गए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ना एक बड़ा वियर्ड सा वैसे आर्ग्यूमेंट बनता है वो इस हवाले से कि जब कासिम सूरी ने ये उस वक्त ये अपना जजमेंट दिया था, तो उसके बाद जब हमें प्राइम मिनिस्टर साहब को वो 5 या 10 मिनट के, आपको याद है जब सूरी साहब ने कहा कि जी ये मैं तहरीक मुस्तरद करता हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहाल होते कहा था कि जी मैं इलेक्शन का ऐलान करता हूँ। उन्होंने असेंबली तोड़ दी थी। और उसके बाद जब हम आवाम की, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, तो जब हम आवाम की अदालत में गए तो हमने कभी भी किसी जजेस की करैक्टर असैसिनेशन नहीं की थी। हमने हमेशा उस रूलिंग को कहा था कि वो रूलिंग एक इंटरफेरेंस बनती थी। और आप थ्रू आउट 3 महीने में हमारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कभी भी एक रेड लाइन, एक जो रेड फ्लैग था उसको कभी क्रॉस कभी भी नहीं किया। अभी आप 1 जुलाई की जो कादर मंदोखेल साहब बात कर रहे थे उसी को उठा के देख लें। हुआ ये था कि जब 25 लोग डीनोटिफाई हो गए थे, तो हमारा कहना यह था कि पंजाब का जो इलेक्शन है वो कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि जो वहां पे इस वक्त सिटिंग चीफ मिनिस्टर था उसके पास मेजॉरिटी नहीं है। और 25 लोगों के जाने के बाद वो 172-73 पे आ गया था, और हमारे जो 5 लोग नोटिफाई हो गए थे, तो हमारा पॉइंट ये था कि हमारे पास वहां अददी अब अक्सरियत आ गई है। इसको हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर, जिसको ये पंचायत का नाम करें, एक डिसीजन किया था। और डॉक्टर साहब आपको याद होगा, हम उस डिसीजन के ऊपर रिलक्टेंट थे। गवर्नमेंट जो सिटिंग गवर्नमेंट है, ये तो बहुत मतलब ये तो मानना चाह रहे थे, ये तो कह रहे थे बहुत अच्छी बात है, इस पंचायत को तो बड़ा जबरदस्त है, आए अवाम की अदालत में चलते हैं, जो लोग ये 20 सीटों के ऊपर जीत जाएंगे उसको मैक्सियत दी जाएगी। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था अगर अदलिया ये फैसला कर रही है कि 17 जुलाई के इलेक्शन के रिजल्ट की बेस के ऊपर इसको पेंडिंग कर देते हैं, 17 के बाद जिसकी हुकूमत वो 22 तारीख की डेट दे दी गई। आप ये देखिए 1 जुलाई से लेके 17 जुलाई तक मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों ने अदलिया के किरदार के हवाले से तारीफ की। उन्होंने चीफ जस्टिस को जबरदस्त कहा, देखें जी अवाम जमहूरियत पल रही है, अदलिया काम कर रही है, इस तरह होना चाहिए। 17 की शाम को अचानक नैरेटिव चेंज हो गया, यानी कि वो जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव था वो अचानक किसी को समझ कि चाचू का जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव अब नहीं चल सकता, वो अचानक एक यानी वो बड़ा अग्रेसिव किस्म की टोन आ गई। चलते चलते डॉक्टर साहब आज की मैं सिर्फ 2 ट्वीट्स का जिक्र कर देता हूं। अभी मरियम नवाज शरीफ ने जो ट्वीट की है कि जी गवर्नमेंट को फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट हैज टू राइज टू द ओकेजन, यानी कि बगावत की इंसाइटमेंट नजर आ रही है उनकी स्टेटमेंट में कि आज अगर अदलिया ये फैसला उनके हक में नहीं करती तो अदलिया को ताले लगा दे। उसी के साथ फरतुल्लाह बाबर साहब का अगर आपने ट्वीट आपकी नजर से गुजरा हो तो वो साफ फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किरदार को महदूद कर देना चाहिए, यानी कि अनवर मंसूर खान साहब उसको बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बिलावल जरदारी ने जो ये ट्वीट किया है, मैं सबसे मुकम्मल कर लूं, बिलावल भुट्टो साहब उनकी पोजीशन जी 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 बात कर लीजिए सर। मैं चाहता हूं ब्रेक से पहले जरा अनवर साहब को मैं ले लूं इस पे, आप मुकम्मल कर लीजिए। अनवर मंसूर खान साहब। जी सर। जी जी सर। जी जी बोलें। ये जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने की बात की है, ये किस किस्म की चीज है, ये क्या है? मेरा ख्याल में एक पॉलिटिकल नैरेटिव ज्यादा है। ये आर्टिकल 191 के बेसिस उन्होंने किया है कि 191 का बेसिस है। 191 जो है वो बड़े वाज़ेह तौर पर एक चीज कहता है, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाएगी, कोई और सुप्रीम कोर्ट के उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता है। बेसिकली अपने रूल्स जब वो बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स होंगे, अभी भी बने हुए सुप्रीम कोर्ट रूल्स। ये पता नहीं कहां से फरतुल्लाह बाबर साहब ने आके ये किस्म का ट्वीट कर दिया है कि उनकी महदूद करें ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 191। बिल्कुल गलत,
बिल्कुल ये मुदाखलत होगी सुप्रीम कोर्ट के मामलात के अंदर, और ये किसी तौर पर भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। किसी तौर पर भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकेगा। सूरत हाल यहीं खड़ी है, अभी तक फैसला नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिस फैसले का कई घंटों से इंतजार है, जो फैसला 4 बजे महफूज कर लिया गया था, वो फैसला अभी तक जो है वो नहीं आ सका है। पूरी कौम, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो पाकिस्तानी फैले हुए हैं, जो पाकिस्तानी डायस्पोराज हैं, वो सब इस फैसले का बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। ये परेशानी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अनवर मंसूर खान साहब, ये जो मैं सिर्फ आपसे एक पॉइंट रैप अप करना चाहता हूँ। फरहतुल्लाह बाबर साहब जो हैं वो बहुत ही सेंसिबल सियासतदान हैं, सहाफ़त से भी उनका ताल्लुक़ रहा, एक सोबर और मॉडरेट वॉइस हैं। उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस किस्म की बात करना उनका ज़ाती ब्रेन वेव और ज़ाती फ़ैसला तो नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ़ैसला है, ये PDM का फ़ैसला है, ये डराने की कोशिश की जा रही है, ये एक नई कॉन्ट्रोवर्सी छेड़ी जा रही है? देखिए, ये बड़ा मुश्किल है बताना कि है, मगर ये नेचुरली एक सोची समझी एक आया है, कहीं ना कहीं से ये एमिनेट किया। फरहतुल्लाह बाबर साहब जैसे कि बहुत सेंसिबल आदमी है, मगर अगर ये लिखा है उन्होंने तो इन्होंने बड़ी ज्यादती की है कि इस किस्म की चीज बगैर कानून को पढ़े हुए, बगैर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को पढ़े हुए उन्होंने ये बात लिखी है। और अगर पढ़ा भी है तो उन्होंने उसको इंटरप्रेट अजीब तरीके से किया है। मेरा नहीं ख्याल है कि ये उनका अपनी सोच होगी। कोई ना कोई इनका बैक पे कोई ना कोई है जिसने कि ये उनको प्रॉम्प्ट किया है कि उसको इस तरह से ट्वीट करें आप, इसलिए कि इमीडिएटली रीट्वीट कर दिया गया। और आप देख रहे हैं कि इतनी जल्दी रीट्वीट किया है, तो इससे मतलब यही है कोई ना कोई इसका बैकग्राउंड है, कोई ना कोई इसका बैकग्राउंड है, कोई ना कोई इसका बैकग्राउंड है। बहुत शुक्रिया अनवर मंसूर खान साहब हमारे साथ हमें ज्वाइन करने का और हमें हमारी मानत करने का, हमारी असिस्टेंस करने का। मैं इसी क्वेश्चन को लेकर कादर खान मंदोखिल पर जाना चाहूँगा। कादर साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, ये किस किस्म की पोजीशन है? क्या ये पीपल्स पार्टी की पोजीशन है? क्या ये फरहतुल्लाह बाबर साहब की और बिलावल जरदारी की ब्रेन वेव है? ये किसकी है ये सारी थिंकिंग? का पूरा नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। ठीक है, आप पूरा नाम लिया करें तो ज्यादा बेहतर होता है। दूसरी बात ये कि आर्टिकल 191 क्या चीज है? आइन का हिस्सा है, और जब आइन का हिस्सा है तो आइन में अमेंडमेंट आर्टिकल 239 के तहत असेंबली को है। तो कैसे आप कह सकते हो कि असेंबली के पास इख्तियार नहीं है? कैसे आप कह सकते हो मुदाखलत है? कैसे आप कह सकते हो कि ये चीज गलत है? नंबर एक बात। एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 184(3) सो मोटो। आपको हैरत तो नहीं होगी, आपको अच्छी तरह पता होगा कि 184(3) का अपील नहीं है। ये कौन सा कानून है? मैंने फरहतुल्लाह बाबर से पहले मैंने ट्वीट किया कि 184(3) के ऊपर बात करनी चाहिए, तो फकत इतनी चाह रहा है कि उसकी अपील होना चाहिए। जो भी चीफ जस्टिस साहिबान माजी में, चाहे इफ्तिखार चौधरी साहब हो, साकिब निसार साहब हो, या उससे पहले का हो, तो जो उनके दिल में आया उन्होंने सो मोटा लिए और उसके बाद फैसला सुना दिया, अपील भी नहीं है। ये दुनिया में कोई सर कानून है अगर आपके नजर में किसी मुल्क का हवाला दे सकते हो? अगर इसमें सिर्फ अगर अपील का ऑप्शन डाला जाए तो क्या अर्ज है, और अगर वो सिरे से खत्म किया जाए तो भी क्या अर्ज है? ठीक है, तो ये पहली बात, बुनियादी बात ज़हन में रख ले कि आइन में अमेंडमेंट का इख्तियार पार्लियामेंट का है, जिसका मैं और ओना बासा हिस्सा है। सवाल यह है कि इन चीजों को, और फिर मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूं, इस वक्त भी 50,000 से ज्यादा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग है, और 18 लाख से ज्यादा पूरे पाकिस्तान में है। 18 लाख भी एक साल पहले की फिगर बता रहा हूं। एक शख्स को मैंने 28 साल बाद पहली मर्तबा अदालत में पेश किया है, और 38 साल बाद उसको मैंने बाइज्जत बरी कराया क्योंकि कोई गवाह नहीं था। यह है हमारा जुडिशल सिस्टम, जो कि दुनिया में 127 नंबर पे, नीचे से तीसरे नंबर पे। सवाल यह है, हमारा कहना यह है कि हर चीज में, जो आपका पहला सवाल की तरफ में आ रहा हूं, कि हमें हर काम के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रजू करने की क्या जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारे कानून में बहुत सारी सुकनाबी भी है। अब आप बोलेंगे कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, आपका सवाल ये होगा। तो मेरे भाई, मैं आपको ये बता रहा हूं
जब वो इमरान नियाजी साहब पहले जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो बिलावल साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने, सर अब मैं माजरत से कहूंगा, जब मैंने बिलावल जरदारी कहा तो आपने, जब आपने बिलावल जरदारी मैंने कहा तो आपने बड़े गुस्से का बड़ा बुरा उसको मनाया। अब आपको इमरान खान कहना चाहिए जो उनका ऑफिशियल नाम है। इमरान नियाजी मत कहिएगा, ये बुरा लगता है, मायूब है। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी, मुझे भी आपकी बात बड़ी बुरी लगी और करोड़ों लोगों को बड़ा उस पर दुख हुआ। आप भी उन्हें इमरान खान कहिएगा प्लीज। नहीं, इमरान एक ही रूल होगा सबके लिए, एक ही प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल आपने खुद वजह किया है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं बिलावल जरदारी भुट्टो कहूं जबकि वो जुल्फिकार अली भुट्टो के किसी भुट्टो के बेटे नहीं हैं और कन्वेंशनली तौर पे मां के नाम से बच्चे का नाम नहीं होता साउथ एशिया के अंदर, तो अब इमरान खान को फिर इमरान खान कहें। इमरान खान नाम नहीं है उसका। मैं आप ही का प्रिंसिपल आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो मॉरल, जो प्रिंसिपल और जो कानून, जो असूल आपने वजह किया है। आई एम सॉरी सर, मैं बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत हम्बली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो प्रिंसिपल आपने खुद अभी स्टैब्लिश किया 5 मिनट पहले, आपको अपने प्रिंसिपल को खुद फॉलो करना चाहिए। मैं कर रहा हूं ना, आप मुझे पूरी बात तो सुननी थी, मैं क्या कह रहा हूं। इमरान साहब का पूरा नाम, थैंक यू। बस मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो प्रिंसिपल आपने पब्लिक के सामने एस्टैब्लिश किया है उसी प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना होगा। मेरे आप जवाब नहीं सुनेंगे ना, आप अपनी भाषण सुनाएंगे। मैं ये कह रहा हूं उसका पूरा नाम इमरान अहमद खान नियाजी है, और अगर मैंने उसको पहला नाम और आखिरी नाम कह दिया तो कौन सा बुरा हो गया? आपने तो बीच में नाम काट दिए। चलो आपकी बात में माना तो इमरान अहमद खान नियाजी साहब, सिर्फ ठीक है ना। सवाल ये देखिए, मैं एक चीज ये बताऊं, पॉलिटिकल नाम तो इमरान खान है ना सर। जिस तरह आप चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो कहा जाए, बिलावल भुट्टो उनका पॉलिटिकल नाम है। मैंने उनका नाम गलत तो नहीं लिया, गाली नहीं निकाली। आप कहते हैं कि इमरान नियाजी, तो जाहिर है उसमें भी एक एंगल आ जाता है, तो आप उनको इमरान खान कहें। बिलावल भुट्टो जरदारी। अब आपको अगर एतराज है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? उनको बिलावल भुट्टो भी कहने को तैयार हूं, अगर आपकी सर अगर आपकी फीलिंग हर्ट होती है, मैं उनको बिलावल भुट्टो भी कहने को तैयार हूं। लेकिन इसी तरह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इमरान खान कहें। भाई मेरी बात सुनो, फिर दोबारा सुन ले। उनका पूरा नाम है, मेरे पास शनाख्ती कार्ड पड़ा हुआ है, इमरान अहमद खान नियाजी साहब उसका पूरा नाम है। तो मैंने क्या गलत कहा? मैंने अहमद और खान काट के मुख्तसर कर दिए। इस तरह मैंने अभी कहा अपने चेयरमैन के बारे में बिलावल। चले ठीक है, वो चले अच्छा चले, बात मुकम्मल कर लें प्लीज, बात मुकम्मल कर लें, बात मुकम्मल। दूसरी बात ये कि इन चीजों को जब हमारी अदलिया दुनिया में 127 नंबर पर है, अब हमें उन चीजों के ऊपर सोचना चाहिए कि हमें हमारा पार्लियामेंट का क्या काम है और अदलिया का क्या काम है। 2 मिसालें तो मैंने आपको सुना दी है, ऐसा मैं आपको एक लंबी फेहरिस्त सुना सकता हूं क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूं, मैं दिन भर इन्हीं केसों से गुजरता हूं। सवाल यह है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हम कम नहीं करना चाह रहे, हम ये चाह रहे हैं जहां को कानूनी से कम आए उसमें हमें काम करना चाहिए। जैसे मैंने आर्टिकल 184(3) का बताया कि उसकी अपील नहीं है। दुनिया में कोई मिसाल नहीं है कि कोई फैसला बंदा सो मोटो ले और उसको अपील ना हो। इस हवाले से हमें उसके लिए कानून साजी करना चाहिए जो कि किसी जज के खिलाफ नहीं है। और फिर एक और चीज, मेरे को बिल पेंडिंग है, ठीक है, मेरे को बिल पेंडिंग है। इस वक्त कमेटी में तहरीक पास हो गई कौमी असम्बली से कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस 17 क्यों है, 25 क्यों नहीं? हाई कोर्ट के सिंध के 40 क्यों है, 200 क्यों नहीं? जब भी तो 18 लाख मुकदमा तो है। फिर एक और बिल मेरा रिजेक्ट हुआ जिसमें मैंने ये कहा, मेहरबानी करके जरा और आवाज साहब को, ठीक है, हमारे नौजवानों का हक मारा जा रहा है। आपका मौकफ सर बड़ा भरपूर आपका मौकफ आ गया। जरा सेनेटर ऑन अब्बास साहब को इसमें आने दीजिए। सेनेटर साहब, क्या तहरीके इंसाफ के अंदर भी, क्योंकि आपके अंदर भी सारे फीलिंग है कि भी हम भी विक्टिम है जुडिशरी का, तो क्या तहरीके इंसाफ के अंदर भी कोई ऐसी फीलिंग पाई जाती है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के विंग्स क्लिप करने? डॉक्टर साहब 2 चीज़ें पहले क्लियर कर दूं। एक तो वो जो क्या था मंदो खाल से फरमा रहे थे इमरान नियाजी, और आपने फरमाया कि ऑफिशियली होता यह है कि जो शख्स कहे कि मुझे इस नाम से पुकारा जाए और लिखा जाए, ये एक लेटर निकाला जाता है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक लेटर निकाला कि मुझे आइंदा से बिलावल भुट्टो जरदारी कहा जाए, तो सारी कौम उसको उस नाम से पुकारती है। इसी तरह खान साहब ने भी कहा था कि मेरा नाम लिखा और पुकारा जाए इमरान खान के नाम से, जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन क्योंकि खास एंगल दिया जाता है, एक साख वजह क्रिएट की जाती है, वो साथ नियाजी लगा दिया था जिस पे आपने एतराज किया, जो कि शायद मंदोखेल साहब को शायद मुनासिब, अब मेरे ख्याल कौम को समझ लग गई होगी। अब तीसरा पॉइंट, 18 लाख अगर केस जुडिशरी के आज पेंडिंग है, या हमारी जुडिशरी पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे आज आ रही है, तो 10 अप्रैल की रात को जिस वक्त कासिम सूरी ने उस वक्त ये वर्डिक्ट दिया था, उस वक्त भी यही पोजीशन थी।
कोई खास बेहतर पोजीशन नहीं थी उस वक्त, क्योंकि अदलिया के फैसले इस गवर्नमेंट को सूट कर लेते तो सारे एब्जॉर्ब करते रह गए और 17 जुलाई तक ये टॉन्ट करते रह गए कि जबरदस्त जनाब अदलिया बड़ा जबरदस्त काम करिए। ये तो वन फाइन डे अचानक, आप इसमें एक नोट कीजिए, एक शख्स का किरदार इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा डूबियस रह गया, वो आसिफ अली जरदारी साहब का था। वो कैसे था कि जी आज से 3 महीने पहले वही शख्स सिंध हाउस में बैठ के उस वक्त जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी उसका पैसा उसी ने लाया, उसी ने आके हॉर्स ट्रेडिंग की, सेल परचेज की, उसके बाद 20 से 22 पीटीआई के एमएनएस को खरीदा और साइड पे होके एक हुकूमत बना दी। आज से 10 दिन पहले वही शख्स फिर दोबारा लाहौर में आया। अब मजे की बात यह डॉक्टर साहब के लाहौर में या पूरे पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 7 सीटें हैं, यानी कि उसका स्टेक्स ना होने के बराबर है। 350 सीटों में से पीपल्स पार्टी 7 सीटें रख के बैठी है। लेकिन वही आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर तशरीफ लाए, उन्होंने आके फिर वही 22 सेलिंग का काम किया, चौधरी शुजात शाह से डीलिंग की, हुकूमत को गिराया और उठ के दुबई चले गए। और सबसे बड़ी मजे की बात है कि आज सबसे बड़ा जो ट्रीजन का इंसाइटमेंट हो रही है इस वक्त, जो बगावत का जो सबसे बड़ा अलम बुलंद किया है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने फरतुल्लाह का ट्वीट करके, और उसमें क्या लिखते हैं कि जी क्या सुप्रीम कोर्ट के किरदार को महदूद कर देना। डॉक्टर साहब मैं आपको बता दूं, आज अगर इनके खिलाफ फैसला आता है इसके बाद इन्होंने जजों की फैमिलीज को लेकर आना है, इन्होंने किसी को नहीं बख्शना। अभी आप सिंध की बात कर लेना, अभी कादिर मंदोखेल साहब भी नाराज हो जाएंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी का भी मैसेज आ जाएगा कि खबरदार किसी ने सिंध की सूबाइयत की बात की। और जब कभी यहां फेडरेशन में और पंजाब की बात आती है, पीपल्स पार्टी उस हद तक चली जाती है, क्योंकि जो फ्यूचर का जो आसिफ जरदारी साहब का प्लान है कि मैंने किसी तरह बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म बनाना है, वो ऐसी इंसाइटमेंट से ही क्रिएट हो सकता है। सो उनका स्टेक हो ना हो, वो सिस्टम को मेलाइन, सिस्टम को नलिफाई करते रहेंगे, उसको पॉल्यूट करते रहेंगे। एंड वेरी फ्रैंकली सेड, मैं समझता हूं इस वक्त जो सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहा है, नवाज शरीफ तो वहां बैठा बेचारा, यहां पे हमजा को हुकूमत नहीं हो रही, शहबाज शरीफ को 3 महीने से पूरी कौम ने देखा नहीं। इट इज जरदारी साहब जिसने पूरे सिस्टम को इस वक्त एक हद तक पॉल्यूट कर दिया है। डॉक्टर साहब जरा मंदोखेल साहब का जवाब लेने दीजिए इसको, और इनके जो ट्रेमर्स उसको शायद बर्दाश्त ना कर सके। ठीक है, जरा मंदोखेल साहब को आने दीजिए। मंदोखेल साहब, मुझे थोड़ा सा डॉलर की सिचुएशन की तरफ भी जाना है, इकोनॉमिक सिचुएशन में आपका इस पे क्या रिस्पांस है? इन नटशेल वो ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इस पूरे पिछले 3-4 महीने की पूरी सियासी सूरत हाल को हैंडल किया, शेप किया, उसके वो बेनिफिशियरी हैं, और अभी लोग सुबह से बता रहे हैं एक दिन से कि अब वो खुद दुबई में बैठे हुए हैं। तो क्या आपका इस पे क्या रिस्पॉन्स है, और दुबई में क्यों है आसिफ अली जरदारी साहब इतने क्रूशल मोमेंट पे? जब जरदारी साहब इनकी असाब पे सवार है, जब वो लाहौर में होते हैं तब भी परेशानी है, जब इस्लामाबाद में तब भी परेशानी है, अब नहीं है तब भी परेशानी। दुबई में क्यों है भाई? वो अपने नवासे का सालगिरह मनाने के लिए गया हुआ है दुबई। चलो नहीं भी सालगिरह तो वो घूमने फिरने पे गए हैं, चलो नहीं भी गया तो आपको तो वैसे अच्छा नहीं लग रहा है कि वो लाहौर इस्लामाबाद में क्यों बैठा है? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उन्होंने कहा जरदारी साहब लाहौर आए चौधरी शुजात के साथ। भाई आपने एक भाई को आपने मुज़ाकरात करके अपने तरफ कर लिए, हमने दूसरे कर लिए, ये तो सियासी जोड़ तोड़ है, इसमें कौन सी गलत बात है? नंबर 1 बात। फिर आपने सिंध हाउस की बात की, सिंध हाउस में जिन लोगों ने कि वो आज भी असेंबली में बैठे हुए, आपने उनके खिलाफ दरखास्त दायर कर दी, और दरखास्त रिजेक्ट हो गई है। आप मुझे बताओ आपने क्या साबित कर दी? आपकी मीडिया खुद, डॉक्टर साहब आप और दूसरे लोग, शायद आप भी थे, दूसरे लोग तो थे, आपको मुझे याद नहीं है, सिंध हाउस में गए, सबसे फर्दन इंटरव्यू लिया। उन्होंने क्या बोला? किसी ने कुरान की कसम उठाई, किसी ने बच्चों की कसम उठाई, वो तो सारे इनके दावे झूठे निकले। अच्छा चल, अगर सच्चे भी है तो उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया? वो तो असेंबली के अंदर बैठे हुए, ये बाहर बैठे हुए। सवाल ये, हमें इल्जाम पर इल्जाम लगाने के बजाय हम अपनी गिरबान में क्यों नहीं देख रहे हैं कि जिस वक्त आपने बाप पार्टी, आपके तो 155 सीटें, हमारी मौजूदा हुकूमत के थे 162, हमें 10 चाहिए थे, आपको 7 चाहिए थे। आपने बाप पार्टी को किसके जरिए घेरा? आपने एमक्यूएम को किसके जरिए काबू किया है? आपने इसी काफली को किसके जरिए काबू किया है? और फिर जब हमने उनके साथ मुज़ाकरात किए, आपने उनकी बातें पूरे नहीं किए, तो वो फिर गलत हुआ, वो फिर लौटे हुए। तो आप एक मयार तो रख लेना अपना। सही। तो अभी आप पहले एक मयार, तो उस मिसाल। मंदोखेल साहब बहुत शुक्रिया, मंदोखेल साहब बहुत शुक्रिया। इस मौके पे हम अपनी पॉलिटिशियन से इकोनॉमिक डिस्कशन की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर ओन अब्बास साहब का भी, कादर खान मंदोखेल साहब का भी। अकील करीम बेदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के फाइनेंशियर हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी के बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। अकील करीम बेदी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम। अकील करीम साहब, मैंने आपको इसलिए ज़हमत दी कि हम ये समझना चाहते हैं अपने व्यूवर्स के लिए जो दुनिया भर में फैले हुए हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त
डॉलर रुपी के दरमियान जो एक क्राइसिस है, जिसमें वो लोग जिनको अपनी ज़ाती ज़रूरियात की वजह से ट्रैवल करना है, हेल्थ की वजह है, बच्चों को पैसे भेजने हैं, इंपोर्ट्स के बिल पे अदा करने हैं, उनको डॉलर ख़रीदने में बड़ी दिक्कत हो रही है। चंद चंद हज़ार डॉलर जो है वो नहीं मिल रहे हैं, लोग मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं अपने डॉलर की। क्या वजह है कि ये डॉलर क्राइसिस इतनी शिद्दत जो है अचानक इख्तियार कर गया? देखें, उसकी वजह तो मेरे ख्याल से जब ये गवर्नमेंट आई थी और वेरी फर्स्ट वीक ये IMF में चले गए थे, और जाहिर बात है कि IMF ने अपनी डिमांड इनको बता दी थी, और होना तो ये चाहिए था कि वो बात IMF की जो लेके आए थे उसको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करते। उन्होंने डिसीजन मेकिंग में काफी डिले किया, और काफी डिले करने की वजह से उनको फ्यूल की प्राइस बढ़ाई, लेकिन काफी लंबे अरसे के बाद बढ़ाई। इन्होंने गैस की प्राइस अनाउंस तो कर दी थी कि 45% हम बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक वो प्राइस बढ़ी। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी की भी उन्होंने प्राइस बढ़ानी थी, लेकिन उसमें भी काफी डिले किया। तो जब एक चीज करनी थी, और आपको पता है कि कमोडिटीज ने गिरना भी शुरू हो गई थी, तो IMF का एक सपोर्ट होता है, और सपोर्ट की वजह से बाकी भी आपको इनफ्लो आना शुरू हो जाता है। तो अगर ये शायद उन दिनों में शुरू में ये कर देते हैं, लेकिन अकील करीम दरीज साहब, चंद दिन पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। उससे पहले चीन ने $2.3 बिलियन जो रीइंबर्स करने थे दोबारा से प्लेस कर दिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। दोनों वाकयात से, IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का फैसला होने से, चीन के पैसे आ जाने से, कहीं पर भी पाकिस्तान में जो डॉलर की कीमत है उसमें कमी नहीं हुई, कहीं रुपए की सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। हमेशा होता था कि जब खबर आए, क्या वजह है? मैं वो उसकी वजह ही बताने जा रहा था ना, मैं यही कहना चाह रहा था कि उन्होंने IMF से जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट काफी डिले हुआ है, और अभी भी उस एग्रीमेंट की कुछ सीधा चीजें उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की है। मसलन क्या? और उन्होंने मसलन ये है कि गैस की प्राइस जो उन्होंने कमिटमेंट की थी कि हम बढ़ा दें, तो अभी तो वो बढ़ी नहीं है, उसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है, और इसके अलावा ये पैनिक होकर डिसीजन लेते रहे हैं। अब ये देखें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट अगर पिछले पूरे साल में $23 बिलियन की हमारी इंपोर्ट की है, जो कि $8 बिलियन इंपोर्ट से ज्यादा हमारी भी है, और उसमें एक गलती इनसे क्या हो गई है कि पहले ये रिजर्व, हम जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो 15 दिन का रिजर्व रखते थे। इस दफा इनसे गलती हुई है, या वो क्यों इन्होंने क्या है कि पेट्रोलियम प्राइस ऑल टाइम हाई थी। जैसे आपका रिफाइंड पेट्रोल या डीजल वगैरह, डीजल 174 पे ट्रेड कर रहा था, पेट्रोल 164 पे ट्रेड कर रहा था, और उन दिनों में इन्होंने मेरे ख्याल से फर्निश ऑयल वगैरह इंपोर्ट कर लिया, जो कि हमारे पास इस वक्त 2 महीने का रिजर्व हो गया। पहले कभी भी 15 दिन से ज्यादा हम अपना रिजर्व नहीं रखते थे, और हायर साइड पे। अच्छा, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें। आप कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी रही है कि 15 दिन का रिजर्व रखते थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, रिफाइंड प्रोडक्ट का, फर्नेस ऑयल का, लेकिन इस हुकूमत ने गालिबन मई में ये फैसला किया कि हम 2 महीने का रिजर्व, 2.5 महीने का रिजर्व जो है ले लेते हैं। क्या वजह है कि 15 दिन का रखते थे? क्या वजह है कि उन्होंने 2.5 महीने का इतनी कीमत पे रख लिया? जबकि ये तो अंदाजा मीडिया में भी लोगों को था, जो नाबल्द लोग हैं, कि ज़ाहिर प्राइसेस इतनी हाई चली गई हैं कि प्राइसेस फॉल कर जाएंगी। अगर आप वॉल स्ट्रीट जर्नल की, न्यूयॉर्क टाइम्स को देखते तो नजर आ रहा था कि प्राइसेस फॉल करेंगी, तो इन्होंने ज्यादा कीमतों पर क्यों कर लिया? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये खुद आके ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। हो सकता है ये पैनिक सिचुएशन में हुआ हो, और इसका ख्याल हो कि रशियन वॉर शुरू हो गई है, हो सकता है रिफाइंड प्रोडक्ट हमें मिले ही। क्योंकि आप ये देखें ना कि क्रूड ऑयल अगर $120 था या $115 था, और रिफाइंड डीजल $174 था, और पेट्रोल $164 था, तो डेफिनेट दुनिया में पैनिक तो था। अब इन्होंने क्या सोच के इतनी बड़ी आपकी इन्वेंट्री खड़ी कर दी, जो कि हमारे पास तो रिजर्व ना होने के बराबर है। हम तो बिलियन डॉलर के लिए धक्के खाते रहते हैं। ये $बिलियन लेने के लिए हम IMF के आगे पीछे घूम रहे होते हैं। अगर हम $23 बिलियन अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पूरे साल में मंगवा चुके हैं, तो जाहिर बात है कि अगर उसको हम डिवाइड करते हैं मंथली, तो ये तकरीबन $2.25 बिलियन से भी ज्यादा बचते। तो $2 बिलियन अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं कि हम 1 महीने का पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। तो इससे
इससे तो अंदाजा ये हुआ ना कि पहले $1 बिलियन की हमारे पास रिजर्व होता था, अब हमने $4 बिलियन का रिजर्व रखा हुआ है, हमारे पास इन्वेंट्री रखी हुई है। तो ये इन्वेंट्री $3 बिलियन एक्स्ट्रा मंगवाना, इसमें प्लानिंग क्या थी, ये ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो ये जो 3 से 4 बिलियन डॉलर की इन्वेंट्री इन्होंने इकट्ठी कर ली है, जो अब एक लगता है गैर दानिशमंदाना फैसला था और ज्यादा कीमत पे रख ली है, इसका फिर पुल पड़ रहा है डॉलर के ऊपर, रुपये के ऊपर, इसका प्रेशर पड़ रहा है डॉलर रुपये पैरिटी पे। यही प्रेशर हमने खाया है ना, जो अभी हमारे रुपये पे जो प्रेशर आया है कि आपकी इंपोर्ट ज्यादा होने की वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब आपके जहाज लगे होंगे तो वो आपको पैसा देना पड़ा होगा, वो पैसा आप इंटरबैंक में लेने गए होंगे, डेफिनेटली ऐसा गया होगा या बाकी लोग गए होंगे। तो सारा इशू तो यही हुआ है ना कि आपको ये पैसा लेने के लिए अपनी करेंसी को काफी डिवैल्यू करना पड़ा है, उसी वजह से आपके रिजर्व काफी नीचे आए हैं। तो ये तो डेफिनेट इसी की वजह से प्रेशर आया है ना। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इनको चाहिए कि इनके हालात इतने बुरे नहीं है, आगे इनके मामला बेहतर होंगे। बहुत सारी कमोडिटीज है, जैसे कॉटन है, कॉटन हम इंपोर्ट करते हैं। थोड़ा सा मुझे ये समझने दें कि अगर हुकूमत ने ये फैसला किया तो ये क्या अकेले डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने ये फैसला कर लिया होगा या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उनकी कैबिनेट ने किया होगा? मैं ये नहीं कह सकता। ये हो सकता है कि ईसीसी की मीटिंग में डिसाइड हुआ हो कि हमें अपनी इन्वेंट्री बढ़ानी है, लोड शेडिंग कम करनी है, मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा हमें ये देखना है कि हमारी हाइडल बिजली जो है, जो कि पहले बिल्कुल ही मार्च अप्रैल मई में ये बहुत बुरे महीने होते हैं, जून में जुलाई में माशाल्लाह हमारी हाइडल बिजली 9000 मेगावाट बनना शुरू हो गई है। अगस्त सितंबर अक्टूबर भी अच्छे महीने होंगे। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि इन महीनों में हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट या LNG की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले तो ये बिल्कुल लो साइड पे आ जाती है ना, पानी जब दरियाओं में नहीं होता। अब तो पानी भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, और अभी तो नीलम झेलम जिनमें नुक्स आया हुआ है जिसकी वजह से 900 मेगावाट रोका हुआ है, ये भी महीने 1.5 महीने में आ जाएगा आपके सिस्टम में। फिर इसके अलावा बारिशें बहुत हुई है, मौसम ठंडा हो गया है, उसकी वजह से आपकी एनर्जी की डिमांड कम हुई होगी। ये भी हमें देखना चाहिए। जून जुलाई में जब बारिश होती है तो एनर्जी की डिमांड काफी नीचे आती है। तो इनके लिए हालात तो अगर देखने जाए तो काफी बेहतर दिख रहे हैं। तो अकील करीम साहब, ये जब पेट्रोलियम, जो पेट्रोल और डीजल को 163 और 174 डॉलर पर बैरल पे रिफाइन को लॉक किया गया है, तो इस वक्त क्या प्राइसेस हैं रिफाइंड प्रोडक्ट की मार्केट में? देखिए, अभी तो रिफाइंड प्रोडक्ट काफी गिर गई है। जैसे पेट्रोल वगैरह है, रिफाइंड पेट्रोल मैं समझता हूँ ये $125 अप्रोक्सीमेट आ चुका होगा, जो कि हाई से $35-40 नीचे है। और डीजल भी काफी नीचे आया हुआ है, वो भी हाई से $34-35 नीचे गिरा हुआ है। तो हमें डेफिनेट इसका नुकसान तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन हमें जो सबसे बड़ा है, जो ये हमारा रुपये पे प्रेशर आता है, जिसकी वजह से आपकी महंगाई बढ़ जाती है। वरना हो सकता था कि ये जल्दी पास ऑन कर देते, पेट्रोल और डीजल की प्राइस बहुत जल्दी पास ऑन कर सकते थे। लेकिन जाहिर बात है कि वो रुपये इतना ज्यादा डिवैल्यू हो गया कि वो पास ऑन बहुत आसानी से नहीं कर सके, क्योंकि डिवैल्यूएशन फैक्टर हमें ज्यादा महंगाई की तरफ धकेलता है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जो भी हुकूमत आती है वो रुपये को कंट्रोल नहीं कर पाती, और इसी की वजह से हमारे मामला बिगड़ जाते हैं। इसी की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती नहीं है, उसी की वजह से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं आती। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें बैठ के इसके लिए प्लानिंग करने की जरूरत है। अक्सर हम देखते हैं जो भी गवर्नमेंट आती है 3, 4, 5, 10 नाम है पाकिस्तान में, उनके नाम लगा देते हैं, उनको एडवाइजर अपॉइंट कर देते हैं, और उनसे कोई ये नहीं पूछता कि यार हर दफा आप एडवाइजर होते हो, क्या पाकिस्तान को इस तरह की एडवाइस नहीं कर सकते कि ये 2 साल का आपने रिजर्व बढ़ा दिया, तो 2 महीने का रिजर्व एक्स्ट्रा आपने मंगवा लिया, तो ये डिसीजन तो हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं ना। तो इस तरह के डिसीजन को हमें सोच समझ के लेना चाहिए। अच्छा, मुझे इस पे हैरानगी ये है अकील करीम देख सब के इतना बड़ा मीडिया है, 33 टेलीविजन चैनल हैं, 5 अंग्रेजी के बड़े अखबारात हैं, उर्दू की बहुत से अखबारात हैं, जरीदे हैं, किसी ने इस चीज को डिस्कस ही नहीं किया कि पाकिस्तान ने अपनी ट्रेडिशनल 15 दिन की जो पॉलिसी थी पेट्रोलियम LC की, उसको वॉयलेट करके 10 हफ्ते में कन्वर्ट कर दिया है। इस पे बहस ही नहीं हुई कहीं पे, किसी को पता ही नहीं है, हालांकि सब दुहाई दे रहे। ये भी ज्यादती है, ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज चुप नहीं सकती। इसके तो नंबर्स आ जाते हैं,
तो ये सबको पता होना चाहिए। मौसम ठंडा हुआ है, ये भी सबको पता होना चाहिए। बिजली की डिमांड कम हुई है, ये भी पता होना चाहिए। आइडल बिजली बनना शुरू हो गई है, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमें तो एक एक मिनट का हिसाब देना चाहिए भाई। इसलिए कि इस वक्त हम बहुत ज्यादा क्राइसिस में बैठे हैं और इस क्राइसिस से हमें निकलना है, और निकलने के लिए हमारी तो नजरें हर तरफ लगनी चाहिए। हमें तो बिल्कुल हर चीज को नाप तोल के देखना भी चाहिए और बताना भी चाहिए। और ये तो मैं समझता हूँ टीवी चैनल और प्रिंट मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि इनके ऊपर नजर रखे। अब मैं ये कह रहा हूँ ना कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये तो खुद ज्यादा बेहतर बता सकते हैं ना, कि इनको अगर कोई ऐसा लग रहा था कि आगे ये प्रोडक्ट मिलेगी नहीं, क्योंकि वाकई ये बात तो सही है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, रिफाइंड प्रोडक्ट मिल नहीं रही थी। और बस एक लास्ट मुझे क्वेश्चन ये बता दीजिए कि इस वक्त रियल एक्सचेंज रेट आपके हिसाब से क्या है डॉलर और रुपये का, और अब अगर हमने क्या रुपया, आज मेरा ख्याल है 195 से ज्यादा नहीं होगा, मेरा ख्याल है। और इस वक्त ट्रेड कर रहा है 235, तो 40 रुपए महंगा आपका डॉलर ट्रेड कर रहा है। तो ये तो हमारी बदकिस्मती है ना। इसको तो इनको चाहिए कि भाई IMF से जाके बातचीत करें, जो जो उनकी कंडीशन है उसको मीट करें, ताकि फर्दर लॉस ना हो। और मैं ये भी यकीन से कहता हूँ कि आने वाले महीने जो होंगे बहुत अच्छे महीने होंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में इनका डेफिसिट काफी नीचे आएगा। तो ये खुदा के लिए इनको ये समझना चाहिए कि अभी का टाइम निकाले, इसमें अपने आप को खुदा के वास्ते मुश्किल से निकलेंगे। ठीक, वरना तो आज कोई ऐसे मसले नहीं है, छोटे आपस में बैठ के ये मामला को हल करें। अच्छा ये मुझे थोड़ा सा बता दें कि क्या हम फ्यूचर में अगले चंद हफ्तों में एक्सपेक्ट करते हैं, ताकि आवाम को समझ आए कि क्या डॉलर की जो इतनी इस वक्त कीमत 232 रुपए तक पहुंची है, क्या ये फॉल करेगी? देखिए, डॉलर अगर ये IMF वाला मामला इनका रिजॉल्व हो जाता है, IMF वाली कंडीशन इनकी बीट हो जाती है, तो डेफिनेट ये रुपये ने स्ट्रॉन्ग होना ही होना है। लेकिन जाहिर बात है कि मैंने कहा ना कि इनका इस साल का रेवेन्यू टारगेट अचीव करना कोई आसान नहीं होगा। पिछले साल तो चले आपकी ग्रोथ थी, उसने आपको बचा लिया, उससे अगले साल भी आपने ग्रोथ अचीव की, उसमें आप बच गए। लेकिन अभी तो रिसेशन वगैरह शुरू हो चुका है, अभी तो इन्फ्लेशन के नंबर हाईएस्ट साइड पे हो गए, अभी तो आप मॉनेटरी टाइटनिंग में बैठे हुए हैं। तो अब जारी बात है कारोबार भी लोगों के इफेक्ट हो रहे हैं, तो अभी तो रेवेन्यू टारगेट अचीव करना भी मुश्किल दिख रहा है। तो बहुत ज्यादा नजरें रखनी होगी इकोनॉमी पे, क्योंकि ये हम ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता हमारा रेवेन्यू टारगेट हिट हुआ तो फिर यकीन से मैं कहता हूँ कि IMF फिर आपको आगे तंग कर सकता है। आज देखें कि बांग्लादेश ने भी अपनी रिक्वेस्ट डाल दी है, IMF से $4.5 बिलियन का पैकेज मांग लिया है। तो ये पहले इनसे गलती ये हुई है कि ये इमरान खान की गवर्नमेंट को ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया। ये महंगाई जो है, ये महंगाई पूरी दुनिया का इशू है, ये पूरी दुनिया का इशू है। अकील करीम साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के मुमताज कारोबारी शख्सियत और फाइनेंशियर अकील करीम देदी एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरह से डॉलर और रुपये पैरिटी के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है रिफाइंड पेट्रोल डीजल, उसकी इंपोर्ट में इजाफा किया, जिसका ट्रेडिशनली तौर पे 15 दिन का रिजर्व रखा जाता था, जो गालिबन $1 बिलियन से कम होता था, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया और $3 से $4 बिलियन की खरीदारी की गई, उसकी शॉपिंग लिस्ट बनाई गई मई के महीने में, जिसके नतीजे में रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ा, डॉलर की मांग मार्केट में बढ़ी, हुकूमत को और बैंकों को इंटर बैंकिंग मार्केट में ज्यादा डॉलर जो है खरीदना पड़ा, और उस प्रेशर की वजह से डॉलर जो है मसलसल ऊपर जा रहा है। ये एक ऐसी चीज है जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने, हैरानगी की बात है कि 33 टेलीविजन चैनल हैं, 5 अंग्रेजी के बड़े अखबारात हैं, लेकिन इस चीज की कहीं पर भी डिस्कशन जो है नहीं हो सकी। शायद उसकी वजह यह है कि मुल्क की सियासत इतनी डिस्टर्ब रही है कि तमाम तर फोकस उस पर रहा। ताहम यह भी उम्मीद की जाती है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जब हो जाएगा और $1.1 बिलियन मिलेंगे तो फिर डॉलर जो है उसकी उड़ान में कमी आ सकती है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।